नमस्कार साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। हिंदी साहित्य जिसमें हिंदी गद्य पढ़ना होता है बेसिकली बीए के थर्ड सेमेस्टर में। तो आप बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं, आपने कोर्स लिया हुआ है, तो आप उसी के तहत जो है ये लेक्चर देख पा रहे हैं। आपको बता दूँ चैप्टर नंबर 3 में आपको पढ़ना है हिंदी उपन्यास के बारे में, यानी हिंदी उपन्यास का उद्भव कैसे हुआ, हिंदी उपन्यास की क्या रूपरेखा रही, हिंदी उपन्यास का विभिन्न युग में या विभिन्न कालखंड में किस तरीके की स्थिति रही, किस तरीके के उपन्यासकार जो है विशेष परिस्थितियों में आए, किस काल में आए और कौन कौन से एक प्रकार से विशेषताओं को धारण करते हुए उन्होंने निबंधों को लिखा, निबंध के कौन कौन से तत्व होते हैं और निबंध और कहानी से बनने वाले जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उनको भी मैं समझने का प्रयास करूँगा। यानी यहाँ से बहुत परीक्षा में प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी और लिखित भी। यानी लिखित लगभग आपके 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। सभी विश्वविद्यालयों के लिए सिलेबस जो है एकदम से जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप आइए जानने का प्रयास करते हैं उपन्यास होता क्या है। उपधन्यास 2 शब्दों से मिलकर का बना है उपन्यास। तो ये उप का मतलब होता है समीप यानी कि नज़दीक आना, न्यास का मतलब होता है रखना, ठीक है। या न्यास का मतलब क्या होता है थाती, इसका मतलब होता है रखना, यानी समीप रखना ही एक प्रकार से उपन्यास है। कुल मिलाकर के इसका अगर देखें तो जीवन के समीप लाने वाली वस्तु या रचना या कृति को ही उपन्यास कहा जा सकता है। क्या? यानी जो एक प्रकार से जीवन के समीप लाए, हमको जीवन के नज़दीक लाए, ऐसी कृति या ऐसी रचना या ऐसी घटना या ऐसी वस्तु ही उपन्यास कही जा सकती है, अगर उपधन्यास के अर्थ को देखें बेसिकली तो, ठीक है। इसके अलावा अर्थात इसको और दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, वह कृति या वह वस्तु जिसे पढ़ने पर हमें यह लगे कि वह हमारी ही वस्तु है, इसमें हमारे ही जीवन की झांकी है, हमारा ही प्रतिबिंब है, हमारी ही परछाई है, इसमें हमारी ही भाषा में हमारे ही जीवन की कथा कही गई है। अगर ऐसा किसी रचना को पढ़ने में आपको लगता है तो जान जाइए कि वो उपन्यास है, ठीक है। ये होता है उपन्यास का शाब्दिक अर्थ। उपन्यास के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? नॉवेल शब्द का प्रयोग करते हैं, नॉवेल शब्द, ठीक है। ये अंग्रेजी से आया है नॉवेल, और हिंदी में भी एक प्रकार से बेसिकली अंग्रेजी से ही उपन्यास आया है। उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं मुंशी प्रेमचंद जी। बहुत सारे उपन्यास को लिखा है इन्होंने, गोदान, गबन, ठीक है, कर्मभूमि, रंगभूमि, करबला, ऐसे कई प्रकार के उपन्यासों के इन्होंने लिखा। बहुत ही विद्वान आदमी थे मुंशी प्रेमचंद। इन्होंने कहा कि मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ, कि मानव जीवन का चित्र है उपन्यास। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व होता है। यानी मूल तत्व उपन्यास के क्या हैं? मनुष्य का जो चरित्र होता है उसके बारे में बताता है उपन्यास, और जो मनुष्य के जीवन के रहस्य हैं उन रहस्यों को खोलने का काम करता है उपन्यास। ये मुंशी प्रेमचंद जो कि उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, उन्होंने उपन्यास के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण काल से ही आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य के विकास में उपन्यास एक प्रकार से आ जाता है। जैसे कहानियों का विकास हुआ उसके बाद में उपन्यास का विकास हो जाता है, ठीक है। तो हिंदी उपन्यास के विकास का गहरा संबंध रहा है भारतीय पुनर्जागरण काल से, ठीक है। हिंदी उपन्यासों का आधुनिक स्वरूप यूरोपीय साहित्य से पूर्णतः प्रभावित है। यानी जो पाश्चात्य संस्कृति या पाश्चात्य भाषा के साहित्य हैं वहाँ से एक प्रकार से प्रभावित है अपना हिंदी का एक प्रकार से जो उपन्यास है वो, जिसका सूत्रपात भारतेंदु युग में संपन्न हुआ। यानी भारतेंदु युग में उपन्यास की शुरुआत होती है लिखना। इसका आशय यह नहीं है कि पूर्व में यानी इससे पहले भारत में उपन्यासों की रचना हुई ही नहीं थी, मतलब कि भारतेंदु युग से पहले भी उपन्यास लिखे गए थे लेकिन अलग अलग भाषा में लिखे जा रहे थे। वो बेसिकली जो मुख्य हिंदी है या खड़ी बोली हिंदी है, जो मानक हिंदी है, उस हिंदी में उपन्यास नहीं लिखे जा रहे थे। बाकी अन्य भाषाओं में, बोलियों में उपन्यास उससे पहले भी देखने को मिलते हैं। संस्कृत साहित्य में आप देखेंगे तो कई उपन्यास आपको मिलेंगे, जैसे कि हितोपदेश हो गया, ये भी उपन्यास है। पंचतंत्र हो गया, कथा सरित सागर हो गया, इसके अलावा बृहत कथा मंजरी हो गया, स्वप्नवास उदत्ता है, कादम्बरी, बेताल पंचविंशति, ठीक है, बेताल पंचविंशति कथा, 10 कुमार चरितम, ये सब रचनाएं संस्कृत की हैं और ये उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। यानी कि संस्कृत में भी उपन्यास की रचना हुई है। पाली में भी आप देखेंगे कुछ उपन्यास, या बेसिकली संस्कृत को ही देखें तो संस्कृत में आपको कई उपन्यास देखने को मिलेंगे।
इसके आधुनिक स्वरूप को विकसित करने में सफल सिद्ध हुई हैं। इन सभी कृतियों को हम आधुनिक उपन्यासों की पूर्व प्रेरणा मान सकते हैं कि भाई इन्हीं से मोटिवेशन मिला होगा हिंदी साहित्य के रचनाकारों को और उन्होंने उपन्यास लिखना प्रारंभ किया। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। हिंदी का प्रारंभिक उपन्यास आप देखते हैं तो बंगला साहित्य और अंग्रेजी साहित्य से प्रभावित है, यानी वर्तमान में जो उपन्यास लिखे जा रहे हैं वो बंगला साहित्य, चूँकि बंगला में भी बंगला साहित्य जो है, बंगला भाषा जो है वहाँ पर भी उपन्यास हिंदी से पहले थोड़े से आए हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में भी हिंदी से पहले आए हैं, तो उनसे दोनों से प्रभावित है, अंग्रेजी और बंगला से। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास का पहला प्रयोग हुआ है 1875 ईस्वी में, जबकि बंगला साहित्य में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का पहला प्रयोग भूदेव मुखोपाध्याय ने किया था 1862 ईस्वी में। यानी कि इस प्रकार से देखें तो बंगला साहित्य में उपन्यास जो है हिंदी साहित्य से पहले आता है। ये बात ध्यान रखेंगे। डीपली मैं पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये डाटा ज़रूरी नहीं कि आप सारे पॉइंट्स को याद करें, जो भी पॉइंट्स आपके दिमाग में रुकेगा वो एक प्रकार से आपके लिए बेहतर होगा। इसीलिए मैं विस्तार समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक पृष्ठभूमि, एक भूमिका के रूप में, एक कहानी के रूप में आपके समझ में आए। ठीक है, मैंने कहानी का विकास जब बता रहा था आपको चैप्टर नंबर 2 में, तो मैंने बताया था जिस तरीके से कहानियों का विकास हुआ, कहानी एक प्रकार से किस तरीके से कहानी को लेकर के आंदोलन हुए, विभिन्न विशेषताओं से लसोलस कहानियाँ किस तरीके से एक प्रकार से एक कालखंड को एक प्रकार से प्रभावित करती रही। तो उन चीज़ों के बारे में ऐसे ही उपन्यास होंगे, कुछ उपन्यासकार होंगे जो कुछ विशेष परिस्थिति को या कुछ विशेष विशेषताओं को ध्यान में रख करके उपन्यास की रचना करेंगे, उपन्यास का सृजन करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। हिंदी में उपन्यास का श्री गणेश की अगर बात करें तो वो संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद से हुआ है, यानी संस्कृत ग्रंथ के जो अनुवाद हैं, खास करके संस्कृत में लिखे गए जो उपन्यास हैं उन्हीं का अनुवाद पहले पहले हमको मिलता है उपन्यास में हिंदी की। ठीक है, जैसे किस्सा तोता मैना का, मैना बैताल पचीसी, सिंहासन बत्तीसी, हातिम ताई, इसके अलावा चादरवेश, नासिकेतोपाख्यान, रानी केतकी की कहानी, ये सब हिंदी की प्रारंभिक औपन्यासिक कृतियाँ हैं। लेकिन सच्चे अर्थों में अगर देखें तो हिंदी उपन्यास का शुभारंभ जो होता है वो भारतेंदु युग से ही होता है। ठीक है, यानी 1850 के बाद या 1875 के बाद। ठीक है, तब से लेकर के आज तक हिंदी उपन्यास उत्तरोत्तर माने लगातार जैसे जैसे विकास हो रहा है वैसे वैसे मतलब लगातार समय बीतता जा रहा है, ऐसे ऐसे हिंदी में उपन्यास का एक प्रकार से जो विकास है, उपन्यास का रास्ता है वो आगे की ओर और बढ़ता जा रहा है और उसके एक प्रकार से क्वालिटी में और क्वांटिटी दोनों में एक प्रकार से बढ़ोतरी ही हो रही है। ठीक है, दिन प्रतिदिन हिंदी उपन्यासों की विकास यात्रा को हम समझने का प्रयास करेंगे। मैंने हिंदी कहानी के तत्वों के बारे में बताया था कि हिंदी कहानी के क्या तत्व होते हैं। ऐसे हिंदी कहानी के 6 तत्व होते हैं, ऐसे ही हिंदी उपन्यास के भी 6 तत्व होते हैं। कहानी और उपन्यास एक दूसरे के भाई मान सकते हैं, या उपन्यास को आप पिताजी मान लें और कहानी को उनका पुत्र मान लें, या एक कहानी को छोटा भाई मान लें और उपन्यास को बड़ा भाई। चूँकि उपन्यास में कई सारी कहानियों को मिला करके एक उपन्यास बनता है, कई पेजों का होता है, 1200 पेज के उपन्यास होते हैं, 300 पेज के, 400 पेज के, 600 पेज के। ठीक है, उपन्यास लंबे, जैसे मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों को आप पढ़ेंगे तो लंबे लंबे उपन्यास आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे गोदान आप पढ़ लें। तो अब जो विशेषताएं या तत्व होते हैं, जैसे कि सबसे पहली बात उपन्यास में एक कथानक होगा, यानी कहानी होगी। ठीक है, कथानक होगा। दूसरी बात पात्र होंगे, कुछ पात्र और चरित्र चित्रण होंगे। ठीक है, तीसरा कथोपकथन होगा, यानी कि कथोपकथन का मतलब क्या होता है? कथोपकथन का मतलब होता है भैया, कथोपकथन मतलब होता है डायलॉग, यानी कुछ डायलॉग होंगे। इसके अलावा डायलॉग के अलावा जो आपका चौथा होता है वो होता है क्या भाई? भाषा शैली। तो कुछ भाषा शैली होगी उनकी। ठीक है, भाषा शैली होगी। पांचवा होता है आपका क्या? पांचवा होता है भैया क्या? जो है वातावरण। वातावरण मतलब कहाँ की कहानी है। ठीक है, वातावरण, तो ये भी होता है। और छठा होता है आपका उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। तो इन 6 तत्वों को ध्यान में रखिएगा। ये उपन्यास के 6 तत्व हैं, लिख लीजिएगा। कहानी के भी यही तत्व होते हैं, इसीलिए मैंने कहानी में आपको बता दिया था कि उपन्यास में भी ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। कथानक माने कहानी, स्टोरी। पात्र माने जैसे जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जिन व्यक्ति को लेकर कहानी लिखी गई है। इसमें नायक नायिका भी होते हैं, तो पात्र में जैसे हीरो हीरोइन होते हैं, एक मूवी बनाते हैं, ऐसे ही पात्र इसमें होते हैं। कथोपकथन मतलब कि जैसे कि डायलॉग वगैरह जो होते हैं वो। ठीक है, संवाद शैली। भाषा शैली मतलब कि होता है किस भाषा में प्रयोग किया गया, किस शैली में उपन्यास आगे बढ़ता है। वातावरण किस धरातल पर की घटना है, कहाँ की घटना है। उद्देश्य यानी किस उद्देश्य को ध्यान में रख करके ये एक प्रकार से उपन्यास का सृजन किया गया है। तो ये हो गए आपके उपन्यास के कुछ तत्व। हिंदी उपन्यासों की अगर बात करें तो 3 कालखंडों में इसको हम बांट सकते हैं मुख्य रूप से। प्रेमचंद जी को आधार बनाएं। प्रेमचंद युग से पहले का युग
यानी पूर्व प्रेमचंद युग, और दूसरा प्रेमचंद के बाद का युग यानी कि प्रेमचंदोत्तर युग। चूँकि प्रेमचंद जी उपन्यास के सम्राट हैं और इन्हीं को आधार बना करके हम उपन्यासों का कैटेगराइज करते हैं। बेसिकली हिंदी उपन्यासों की बात करें तो उसमें सबसे ज़बरदस्त विद्वान है मुंशी प्रेमचंद, इसीलिए इन्हीं को आधार बना करके हम इनका नाम, तो प्रेमचंद से पूर्व भी उपन्यास चूँकि लिखे गए हैं तो उनके बारे में पहले देखेंगे। फिर प्रेमचंद युग के दौरान कौन कौन से उपन्यास लिखे गए बढ़िया बढ़िया, और इस दौरान और कौन कौन से उपन्यासकार हमारे समक्ष आते हैं। इसके अलावा प्रेमचंद युग के बाद में कौन कौन से उपन्यास का सृजन हुआ और कौन कौन से उपन्यासकार हमारे समक्ष आते हैं, इन चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। बेसिकली प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों में हम दो प्रकार के उपन्यास देखेंगे। एक तो प्राक स्वतंत्र युग यानी 1936 से लेकर के 1947, क्योंकि 1936 में क्या होता है, 1936 तक एक प्रकार से प्रेमचंद युग समाप्त हो जाता है। तो 1936 से लेकर के जब तक अपना देश भारत आज़ाद नहीं हो जाता है तब तक किस तरीके के उपन्यास लिखे जा रहे थे, तो उसको बोलते हैं प्राक स्वतंत्र युग। और इसके बाद में स्वतंत्र युग यानी कि 1947 जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से लेकर के अद्यतन माने होता है अब तक, ठीक है। तो अब तक कैसे उपन्यास लिखे जा रहे हैं इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब एक एक करके समझ लेते हैं कि इस कालखंड में कौन से उपन्यास लिखे गए। ये प्रश्न परीक्षा में खूब आते हैं और यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव और कई दीर्घोत्तरीय मतलब कई अतिलघुत्तरीय प्रश्न आपके बनेंगे। पहला आपका पॉइंट है पूर्व प्रेमचंद युग यानी प्रेमचंद जी से पहले का युग, जब प्रेमचंद जी लेखनी नहीं स्टार्ट करते हैं उससे पहले भी उपन्यास लिखे गए। यह वह युग था जिसमें सन 1857 की स्वाधीनता के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या जो 1857 की क्रांति हुई थी या पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके कुछ दिन शांत रहने के उपरांत पुनः राजनीतिक चेतना अंगड़ाई लेने लगती है। 1885 में क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम की एक प्रकार से चलते, चूँकि विदेशी व्यक्ति आयरलैंड का व्यक्ति था, उसने कहा कि भाई जब तक आप अपनी बात को एक संस्था के माध्यम से नहीं कहोगे अंग्रेजों से तब तक आपकी बात को सुनेंगे नहीं, इसीलिए आपको ज़रूरत है एक संस्था की एकता की। कांग्रेस की स्थापना करवा देता है वो। प्रथम अध्यक्ष होते हैं WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं, ठीक है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से स्वाधीनता संग्राम को एक नई दिशा मिली। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई, ठीक है। किसने करी थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी। ऐसे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई 1882 में। ये सब एक प्रकार से धार्मिक सुधार को लेकर के, समाज सुधार को लेकर के तमाम संस्थाएं हैं जो काम कर रही थी। इन सभी की स्थापना से सुधारों की धूम मची हुई थी। उत्तरोत्तर माने लगातार समय बीतने के बाद में, लगातार बाद के बाद में, यानी उत्तरोत्तर मतलब बाद में, मतलब समय बीतने के साथ साथ उत्तरोत्तर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। यानी कि ये संस्थाएं कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ प्रभावित थी पाश्चात्य शिक्षा से भी। रामकृष्ण मिशन को छोड़ दे तो फिर भी भारतीय मनीषों ने या भारतीय मनीषी अपने अतीत के गौरव से आपूरित थी। इन्हीं परिस्थितियों में जिस प्रकार भारतेंदु युग में हिंदी साहित्य के विभिन्न अंगों का विकास हुआ, उसी प्रकार उपन्यास विधा का भी विकास भारतेंदु युग में ही हो जाता है। चूँकि कहानियों का विकास भी भारतेंदु युग से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन मुख्य कहानियाँ द्विवेदी युग में आकर के मिलती हैं, ठीक है। चूँकि यह हिंदी उपन्यास का आरंभिक चरण था, अतः अभी तक उपन्यास विधा अपना मूल स्वरूप ग्रहण करने का प्रयास ही कर रही थी। इस युग में मुख्य रूप से या मुख्य एक प्रकार से उसमें नहीं आई थी। इस युग में जो भी उपन्यास लिखे गए थे वे प्रमुखता सुधारवादी या उपदेशवादी प्रवृत्तियों से आबद्ध थे। यानी इसमें एक प्रकार से देश को आज़ादी को लेकर के या सुधार आंदोलन को लेकर के या एक प्रकार समाज में जो बुराइयां उन बुराइयों को ख़त्म करने के दृष्टिकोण से या उनके उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके लिखे गए उपन्यास थे, ठीक है। उनका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन ही माना जा सकता है इन उपन्यासों का। इन्हीं परिस्थितियों में भारतेंदु ने स्वयं उपन्यास लिखना प्रारंभ किया। उन्होंने मराठी उपन्यास पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा का हिंदी अनुवाद किया। किसका मराठी उपन्यास है? एक पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा नाम से, उसका मराठी भाषा में लिखा गया उपन्यास है। इसका हिंदी में अनुवाद किया था किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। हिंदी के प्रथम उपन्यास को लेकर के जो है पूर्व में विवाद उठता रहा है लगातार, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर बात की, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाए, इसको लेकर के विद्वानों में मतभेद रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं, इन्होंने अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कहा कि अंग्रेजी ढंग का जो पहला उपन्यास है हिंदी का वो है लाला श्रीनिवास दास की रचना परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु को ही एक प्रकार से सर्वसम्मति से हिंदी के पहले उपन्यास होने का गौरव या दर्जा प्राप्त है। ये बात आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा अगर ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी तो,
ठीक है, माइनर में ऑब्जेक्टिव होती तो उसमें पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। यानी कि परीक्षा गुरु जो है 1882 में प्रकाशित हुआ उपन्यास है, लाला श्रीनिवास दास का ये उपन्यास है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद में विजय शंकर मल्ल ने श्रद्धाराम फिल्लौरी के भाग्यवती जो उपन्यास है 1877 ईस्वी का, उसका उल्लेख किया। तो विजय शंकर मल्ल ये भी एक प्रकार से आलोचक है। इन्होंने श्रद्धाराम फिल्लौरी की रचना है भाग्यवती, उसकी 1877 ईस्वी में ही लिखी गई थी। उसको कहा कि ये हिंदी का पहला उपन्यास है। गोपाल राय ने कहा कि पंडित गौरी दत्त की रचना देवरानी जेठानी की कहानी, ये भी एक उपन्यास है, 1870 ईस्वी में ही लिखा गया था। लेकर के कई दावे किए गए। एक रचना के रूप में व्यापक स्वीकृति की दृष्टि से अगर देखें तो परीक्षा गुरु हिंदी के पहले उपन्यास के रूप में स्वीकृत होता है। बाकी देवरानी जेठानी की कहानी, इसको भी खंडित किया गया। और जो श्रद्धाराम फिल्लौरी का भाग्यवती नाम का उपन्यास था 1877 में प्रकाशित हुआ था, उसको भी खंडित किया गया। आचार्य राम शुक्ल ने जो बताया था अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, यही सर्वसम्मति से अपना लिया गया 1882 में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उपन्यासों का वर्गीकरण मतलब कि जो इसमें किया गया वो एक प्रकार से, इसमें उपन्यास कई प्रकार के लिखे जा रहे थे। पहले उपन्यास जो थे इस समय 3 प्रकार के उपन्यास लिखे गए थे। प्रेमचंद से पहले 3 प्रकार के उपन्यास लिखे गए थे। पहला उपन्यास था घटना प्रधान उपन्यास, यानी कि जिसमें घटनाओं को एक प्रकार से प्रधानता दी गई और घटना पर एक प्रकार से घटनाओं पर केंद्रित होकर के उपन्यास लिखा गया। कोई घटना हुई, उस घटना पर को आधार बना करके उपन्यास लिख दिया गया। जिन उपन्यासों में घटनाएं भरी होती हैं घटना प्रधान उपन्यास हुए कहे जाते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के उपन्यास होते हैं घटना प्रधान। पहला होता है तिलस्मी उपन्यास, दूसरा होता है जासूसी टाइप का और तीसरा होता है अद्भुत उपन्यास। ठीक है, देवकीनंदन खत्री का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा हिंदी साहित्य में। अगर नहीं सुना है तो जान लीजिए, ये आपको आगे चल करके सुनने को बहुत मिलेगा। तो देवकीनंदन खत्री जी जो हैं ये एक प्रकार से बड़े ज़बरदस्त उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए जो है उर्दूदा लोगों को भी हिंदी सीखनी पड़ी, यानी उर्दू लोगों ने भी हिंदी सीखी इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए। इनके उपन्यासों में जैसे चंद्रकांता हो गया, तिलस्मी टाइप के उपन्यास लिखते थे। चंद्रकांता संतति जो 24 भाग में है 1896 में प्रकाशित हुआ, एवं भूतनाथ 6 भाग में प्रकाशित हुआ, अधूरा है ये, 1907 में प्रकाशित हुआ। तिलस्मी उपन्यासकार हैं और ये सब तिलस्मी उपन्यास हैं। तिलस्मी मतलब होता थोड़ा सा डरावने टाइप के या थोड़ा जादुई टाइप के, ठीक, मतलब थोड़ा तिलस्मी मतलब कि थोड़ा सा अलग टाइप के आप देखेंगे तो मतलब इसको अच्छा लगेगा पढ़ने में, और थोड़ा सा डरावना टाइप का। जासूसी उपन्यास जो होते हैं इनका श्री गणेश करने का श्रेय हिंदी में गोपाल राम गहमरी जी को प्राप्त है। ठीक है, गोपाल राम गहमरी जो हैं ये जासूसी वगैरह टाइप की जो थ्रिलर वगैरह चीज़ें होती हैं उस पर लिखते हैं। इन्हें आर्थर कानन डायल भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी का। इनके प्रमुख उपन्यासों में सरकटी लाश नाम का एक उपन्यास है जो कि गोपाल राम गहमरी का है। जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, ये कई उपन्यास इन्होंने लिखे। जासूसी पर है गोपाल राम गहमरी। तिलस्मी उपन्यासकार कौन है आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, तो तिलस्मी उपन्यासकार हिंदी के सबसे ज़बरदस्त हैं वो है देवकीनंदन खत्री जी। गोपाल राम गहमरी जी हिंदी साहित्य के जासूसी उपन्यासकार में सर्वश्रेष्ठ नाम इनका है। किसका? मतलब गोपाल राम गहमरी जी का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये जासूसी उपन्यास हैं। अद्भुत उपन्यासों में एक प्रकार से लिखने वालों में खास करके सर्वोपरि जो है उनका नाम है किशोरीलाल गोस्वामी जी। किशोरीलाल गोस्वामी, इन्होंने खूनी औरत के साथ खून नाम का एक उपन्यास लिखा। इसके अलावा मिस जोहरा नाम का उपन्यास लिखा। किस्मत का खेल नाम का उपन्यास लिखा। कटा हुआ सिर, ये सब एक प्रकार से इन्होंने उपन्यास लिखा जो कि अद्भुत उपन्यास हैं। ठीक है, तो अद्भुत उपन्यास में किसका नाम आता है? किशोरीलाल गोस्वामी जी का। गोपाल राम गहमरी जी का नाम आता है जासूसी उपन्यासों में। और एक प्रकार से तिलस्मी उपन्यास में किसका नाम आता है? उसमें नाम आता है भैया, किसका नाम आता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, किसका नाम आता है भैया? सभी लोग बताएंगे। देवकीनंदन खत्री जी का। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे 3 टाइप के उपन्यास ये लिखे जा रहे थे, यानी देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी और ये इनका क्या नाम है, किशोरीलाल गोस्वामी। ये तीनों एक प्रकार से प्रेमचंद से पहले ही उपन्यास लिख रहे थे। ठीक है, इसके बाद में दूसरा इसमें उपन्यास लिखा जा रहा था ऐतिहासिक उपन्यास। इस युग के ऐतिहासिक उपन्यासों में मध्यकालीन हिंदी मतलब इतिहास और भारत की पतनोन्मुख
पतन माने होता है गिरावट की ओर, उन्मुख मतलब होता है कि ऐसी मतलब कि पतन की ओर उन्मुख या पतन की ओर लगातार बढ़ती हुई जो संस्कृति थी उसका चित्रण किया गया है। ऐतिहासिक उपन्यासकारों में प्रमुख हैं खास करके मथुरा प्रसाद शर्मा जी, जिनकी रचना है नूरजहां बेगम व जहांगीर पर इन्होंने उपन्यास लिखा, मथुरा प्रसाद शर्मा ने। इसके अलावा गंगा प्रसाद गुप्त जी ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, पृथ्वीराज चौहान, कुंवर सिंह सेनापति और हमीर जैसे उपन्यास को लिखा। इसके अलावा किशोरीलाल गोस्वामी जी रज़िया बेगम और राजमहल में हलाहल नाम का एक उपन्यास लिखा, लखनऊ की कब्र व शाही मसला हरा, ठीक है। इसके अलावा कनक कुसुम व मस्तानी नाम का उपन्यास लिखा किशोरीलाल गोस्वामी जी ने। तारा व छात्रकुल कमलिनी, प्रणयिनी परिणय, ये सब उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी जी के हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। गोस्वामी जी को प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार भी माना जाता है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। तो हिंदी के पहले ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी जी। और यहाँ पर एक टाइप के और उपन्यास लिखे जा रहे थे, वो थे सामाजिक उपन्यास, समाज को ध्यान में रख करके। हिंदी में सामाजिक उपन्यास लेखन की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा मराठी उपन्यास पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा के अनुवाद से ही होती है। इस समय के सामाजिक उपन्यास 3 प्रकार के होते थे। पहले थे सनातन धर्म से संबंधित, तो उनको सनातनी धर्म भी बोलते थे। दूसरा थे आर्य समाजी और तीसरे थे धर्मनिरपेक्ष, यानी किसी भी धर्म को एक प्रकार से नहीं मानने वाले या ऐसे जो सभी धर्मों में विश्वास रखने वाले उपन्यास, ठीक है। लज्जाराम मेहता इनका उपन्यास है आदर्श दंपति। श्रद्धाराम फिलौरी का उपन्यास है भाग्यवती, 1977 में प्रकाशन हुआ। इसके अलावा लड़कियों को विवाह में दहेज के रूप में दिया जाता था, लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु इनकी रचना, बालकृष्ण भट्ट नूतन ब्रह्मचारी इनकी रचना, ये सब उपन्यास सनातन धर्म से संबंधित हैं। इसके अलावा रुद्रदत्त शर्मा स्वर्ग में महासभा, श्याम किशोर वर्मा काशी यात्रा, कृष्णलाल वर्मा चंपा के उपन्यास, ये सब आर्य समाजी उपन्यास हैं, आर्य समाज की विशेषताओं को ध्यान में रख करके लिखे गए। इसके अलावा अगर और आप आगे देखेंगे तो उपन्यासों की श्रृंखला अभी आगे और बढ़ती है। ये सब आपको सारे उपन्यासों के नाम याद नहीं करने में, फिर से आपको बता रहा हूँ, आप घबराइएगा मत कि अभी तीसरे चैप्टर में सर जी इतना पढ़ा रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ, बस ये ध्यान रखें कैसे कैसे उपन्यास का विकास हुआ, कौन कौन से उपन्यास लिखे जा रहे थे, बस ये समझा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से वीडियो देखेंगे, आपको सारी बातें समझ में आएगी। एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। क्लास होने के बाद में एक बार फिर से वीडियो आप देख लीजिएगा, आपके पास ही रहेगा, जितनी चाहें उतनी बार देखें, क्लियर। तो परेशान नहीं होना है। बाकी जब मैं मॉडल पेपर बताऊंगा तो कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे वो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी आप एक बेसिक पढ़ें और जानें, इसको समझें कि भाई हाँ ऐसे ऐसे उपन्यास लिखे जा रहे थे, ये चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो ये सब आर्य समाज की विशेषताओं को एक प्रकार ध्यान में रख करके लिखे गए उपन्यास थे। इसके बाद में जो है रामजी दास बैस ने धोखे की टट्टी, इसके अलावा फूल में कांटा, ये सब उपन्यास लिखे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जिनका उपनाम है, ठेठ हिंदी का ठाठ नाम का उपन्यास लिखा, बड़ा फेमस उपन्यास है। ये धर्मनिरपेक्ष उपन्यास है, बेसिकली ये सभी धर्म में विश्वास करने वाले लोग। इस काल के घटना प्रधान उपन्यास मनोरंजन की दृष्टि से लिखे गए हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों में उस समय भारत की पतनोन्मुख संस्कृति का चित्रण हुआ है, तथा सामाजिक उपन्यासों में खंडन मंडन, समाज सुधार, जीवन निर्माण और सद्मार्ग की प्रेरणा जैसे विषय लिए गए हैं। उपन्यासकारों की अगर बात की तो उपन्यासकारों एवं उपन्यासों में आदर्शवाद और उपदेशात्मक की प्रवृत्ति व्याप्त है। इस युग के उपन्यास भाषा एवं शैली दोनों ही दृष्टियों से पूर्णतः अपरिपक्व है, मतलब भाषा भी उतनी अच्छी नहीं है और ना ही शैली भी ठीक ठाक है। शैली और भाषा दोनों की दृष्टि से अगर देखें तो ये एक प्रकार से पूर्ण नहीं कहे जा सकते। वस्तुतः हिंदी उपन्यास का जो बीजारोपण हुआ है एक प्रकार से वो इसी काल में हुआ है। हिंदी उपन्यास केवल यहाँ पर जन्म लिया, या हिंदी उपन्यास एक प्रकार से बस केवल शुरू ही हो रहा था भारतेंदु काल में या प्रेमचंद से पहले। अब आते हैं भैया प्रेमचंद युग में। प्रेमचंद युग की अगर बात की जाए तो प्रेमचंद जी बड़े विद्वान आदमी खुद थे। राजनीतिक दृष्टि से यह युग गांधी युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय गांधी का भी बोलबाला था। 1916 की अगर बात करें, 1916 ईस्वी में पदार्पण करते हैं प्रेमचंद जी, और 1936 तक एक प्रकार से इन्होंने काम किया। हिंदी साहित्य में बहुत मतलब मन लगा करके हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया मुंशी प्रेमचंद जी ने। उपन्यास और हिंदी कहानियों में बड़ी रुचि दिखाई, ठीक है। तो 1916 से 1936 का समय बेसिकली प्रेमचंद युग के नाम से आप जान सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे आप। तो ये इसी दौरान आप देखते हैं गांधी जी भी भारत में एक्टिव हो गए थे, ठीक है। तो ये गांधी युग कह सकते हैं राजनीतिक दृष्टि से।
इस समय गांधी जी के नेतृत्व में आतंकवादी गतिविधियों के साथ जो है ही शांत मतलब साथ ही साथ शांति और अहिंसा की राजनीतिक लड़ाई भी लड़ी जा रही थी। प्रगतिशील समाज जागृत होने लगा था और उस समय सांस्कृतिक संघर्ष भी छिड़ा हुआ था। ठीक इसी समय हिंदी साहित्य आकाश में उदीयमान नक्षत्र के रूप में मुंशी प्रेमचंद का अवतरण हुआ। उनका पहला उपन्यास था रूठी रानी। 1907 में इनका ये उपन्यास पहला लिखा गया। पहला उपन्यास कौन सा है मुंशी प्रेमचंद का? रूठी रानी। 1907 में इसका प्रकाशन हुआ, ठीक है, जो कि ऐतिहासिक उपन्यास है। इसके पूर्व असरारे मुआविद, हम खुरमा और हम सबाब, ये उर्दू में एक प्रकार से इन्होंने उपन्यास लिखे थे, ठीक है। प्रेमचंद द्वारा हिंदी में मूल रूप से लिखा गया जो पहला उपन्यास माना जाता है वो है कायाकल्प। कायाकल्प उपन्यास इन्होंने लिखा 1926 में। ये बात आप ध्यान रखेंगे, जो कि हिंदी साहित्य का पहला एक प्रकार से मूल रूप से लिखा गया है। बाकी ये उर्दू में भी लिखा करते थे। उर्दू साहित्य में भी मुंशी प्रेमचंद का उतना ही ज़बरदस्त स्थान है जितना हिंदी साहित्य में है, ठीक है। प्रारंभ में प्रेमचंद उर्दू में लिखते थे, फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, यानी कालांतर मैंने समय बीतने के बाद में हिंदी लिखना प्रारंभ किए। इस युग में लिखे गए उपन्यास कुछ इस तरीके से हैं। देखिए, प्रेमचंद युग में कई प्रकार के उपन्यास लिखे जा रहे थे, जैसे कि पहला उपन्यास थे आदर्शमुखी या आदर्शवादी उपन्यास। इस युग में प्रेमचंद के साथ ही साथ सियाराम शरण गुप्त ने गोंद नाम का उपन्यास लिखा। अंतिम आकांक्षा और नारी में तथा नारी, ये भी लिखा उपन्यास। इसके अलावा विशंभरनाथ शर्मा कौशिक ने माँ उपन्यासों में तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक जीवन को यथार्थवादी शैली में जीवंत कर अंत में आदर्शवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेमचंद के उपन्यासों को इसीलिए आदर्शोन्मुख यथार्थवादी भी कहा जाता है, क्योंकि प्रेमचंद बेसिकली आदर्श यानी आइडियलिज्म को फॉलो करते थे और यथार्थ जो था वही बताते थे। आदर्शवाद मतलब कि पुरानी जो धारणा है उसको भी फॉलो करते हैं, पुरानी धारणाओं को छोड़ते नहीं हैं, उनको भी साथ में लेकर के वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं या यथार्थवादी चीज़ें हैं उनको भी लिखते हैं। और यही काम एक प्रकार से सियाराम शरण गुप्ता जी ने भी किया, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक जी ने भी किया। तो ये सब एक प्रकार से आदर्शवादी उपन्यास हैं। अच्छा, इसी दौरान मुंशी प्रेमचंद के काल में ही यथार्थवादी उपन्यास भी लिखे जा रहे थे खूब दबा करके। यथार्थवादी उपन्यासों की अगर बात करें तो इस युग में सामाजिक यथार्थ को चित्रित करने वाले उपन्यासकारों में प्रमुखता फणीश्वरनाथ रेणु, जिसने मैला आंचल नाम का उपन्यास लिखा। बड़ी फेमस उपन्यास है मैला आंचल। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, बड़ी फेमस रचना है। इसके अलावा पांडे बेचन शर्मा उग्र, ये भी यथार्थवादी उपन्यास लिखते हैं। यथार्थवाद मतलब होता है जो है या जो घटना या समाज में जो हुई जैसा है वैसा बता दें, समाज जैसा है वैसा बता दें, कुछ बढ़ा चढ़ा करके नहीं बताना, ठीक है। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है बुधुआ की बेटी। अमृतलाल नागर की रचना है अमृत और विष। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, ये भी यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। आत्मदाह नाम का उपन्यास लिखा। जयशंकर प्रसाद, ये भी एक प्रकार से यथार्थवादी रचनाकार माने जाते हैं। बेसिकली आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने यथार्थवाद को फॉलो किया। इनका उपन्यास है कंकाल, ठीक है। ये सब यथार्थवादी उपन्यास हैं और यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। तो आपसे अतिलक उत्तरी में कभी कभी पूछता है कि किन्हीं 4 यथार्थवादी उपन्यासकारों के नाम बताएं, तो आप बता सकते हो पांडे बेचन शर्मा उग्र, फणीश्वरनाथ रेणु, अमृतलाल नागर, जयशंकर प्रसाद, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री और जो है इन सभी का नाम आप ले सकते हैं। तो ये सब प्रेमचंद जी के समकालीन ही थे और उन्हीं के साथ ही लिखा करते थे, ठीक है, यथार्थवाद को ध्यान में रख करके। और इसी दौरान रोमांटिक उपन्यास भी लिखे जाते थे। अब रोमांटिक उपन्यासकारों में बेसिकली नाम किसका किसका है? आदर्शात्मकता, सामाजिकता और भावात्मकता भी इसमें रोमांटिक उपन्यासों में मिलती है। तो इन सभी चीज़ों को एक प्रकार से कथा में शामिल किया जाता है। इसके अलावा उपन्यासों को रोमांटिक उपन्यास भी कहा जाता है, जिसमें आपका आदर्शात्मकता होती, सामाजिकता और भावात्मकता, इन तीनों विचारधाराओं को अगर लैस कर दें और एक उपन्यास बनाए तो रोमांटिक उपन्यास कहा जाएगा। इन उपन्यासकारों में वृंदावन लाल वर्मा जी का नाम आता है, बड़ा फेमस नाम है। इनकी रचना है लगान और एक रचना है अचल मेरा कोई नहीं। अचल मेरा कोई नहीं और लगान, ये 2 उपन्यास जो हैं इनके बड़े फेमस हैं, जो कि रोमांटिक उपन्यास हैं, जो कि हिंदी साहित्य में लिखे गए। इसके बाद में प्रेमचंद के युग में भावात्मक उपन्यास लिखे गए। भावात्मक उपन्यासकारों में कुछ उपन्यासों में मानव की भावनाओं यानी इमोशंस को अभिव्यक्ति मिली है।
राजा राधिका रमण सिंह जैसे कि उनकी रचना है राम रहीम, पुरुष नारी, गांधी टोपी, चुंबन और चाटा। ये सब एक प्रकार से ऐसे रचना हैं जो कि भावात्मक हैं, इमोशनल रचनाएं हैं। सियाराम गुप्त की रचना है नारी और गोंद, ठीक है, नारी एक रचना अलग है, गोंद अलग है। इसके अलावा हृदयेश की रचना है मनोरमा, मंगल प्रभात। ये सब उपन्यास भावात्मक उपन्यास की श्रेणी में आते हैं। प्रेमचंद में इतने ही उपन्यास नहीं बल्कि और भी उपन्यास लिखे गए हैं, जिसमें बेसिकली ऐतिहासिक उपन्यास का नाम भी आता है। ऐतिहासिक उपन्यासकारों में सबसे पहला नाम तो आता है वृंदावन लाल वर्मा जी का। इस युग में पौराणिक युग से लेकर के वर्तमान जीवन को अभिव्यक्ति मिली है, ठीक है। पौराणिक जीवन में क्या चल रहा था उसके बारे में एक प्रकार से यहाँ पर उसको और उसके बारे में शोध हुआ। ऐतिहासिक जो गर्व है या जो मतलब कि गौरवपूर्ण संस्कृति है उसको यहाँ पर बताने का प्रयास। वृंदावन लाल वर्मा एक प्रकार से इनकी रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, झांसी की रानी। ये बड़ा फेमस रचना उपन्यास है, इसकी व्याख्या मैं बता दूंगा आपको, पूरा समझा दूंगा। तो झांसी की रानी की जो उपन्यास है ये वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है। इसके अलावा मृगनयनी और मतलब कि गढ़ कुठार ये भी रचना वृंदावन लाल वर्मा की है। तो ये ऐतिहासिक उपन्यास एक प्रकार से लिखे हैं। इसके अलावा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बाण भट्ट की आत्मकथा बड़ा फेमस उपन्यास है, ये भी ऐतिहासिक उपन्यास है। इसके अलावा गोविंद बल्लभ पंत नूरजहाँ अंगूर की बेटी ये है। इसके अलावा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की रचना है उपन्यास गोली। ये सब एक प्रकार से इस युग के कुछ विख्यात ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, ठीक है। इस तरीके से सामान्यतः प्रेमचंद युगीन उपन्यासों की कथा वस्तु विविध क्षेत्रों से रिलेटेड है। कई क्षेत्रों में कई विशेषताओं को ध्यान में रख करके प्रेमचंद युग के उपन्यास लिखे गए। युग विभिन्न भाषाओं और उपन्यासों का हिंदी अनुवाद भी बृहद मात्रा में यहाँ पर हुआ है इस युग में। और शिल्प की दृष्टि से इस युग के उपन्यास पूर्ण रूप से परिपक्व हैं, यानी इसमें कोई कमी नहीं दिखती। उपन्यास की एक प्रकार से जो वास्तविक एक प्रकार से विशेषता या वास्तविक उपन्यास हैं वो आपको प्रेमचंद युग में ही देखने को मिलेंगे। इसके बाद में अगला जो युग आता है वो है प्रेमचंदोत्तर युग, यानी कि प्रेमचंद के बाद वाला युग, ठीक है। इसमें से जानते हैं प्रेमचंदोत्तर युग में क्या होता है। बौद्धिकता प्रधान युग था। बौद्धिकता मतलब कि सभी लोग ज्ञानी अपने आप को मानते थे। यहाँ पर उपन्यासों में ज्ञान बहुत ज़्यादा एक प्रकार से इन लोगों ने बताया। कोरी भावुकता और भौतिकवाद के प्रति विमुखता इस युग की प्रमुख विशेषता रही है। प्रेमचंदोत्तर युग को दो भागों में आप बांट सकते। पहला प्राक स्वतंत्रता युग और दूसरा जो है स्वतंत्रता युग, ठीक है। 1936 से 1947 ये होता है प्राक स्वतंत्रता युग, और स्वतंत्रता युग होता है आपका 1947 से अब तक, ठीक है। अब समझते हैं पहले कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिली थी 1936 से लेकर के 1947 यानी लगभग 11 वर्षों का समय। प्राक स्वतंत्रता युग, इस युग में राजनीतिक दृष्टि से भारत अपने स्वाधीनता संघर्ष में पूरी तरह से लगा हुआ था। समाज के सभी लोग एक प्रकार से स्वतंत्रता की गुहार कर रहे थे। इस समय सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों का पतन हो रहा था। समाज में साम्यवादी प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। अर्थ प्राप्ति के लिए सभी अपने आप को लगाए हुए थे। दर्शन के क्षेत्र में भी जो है अंतश्चेतनावाद, अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद की प्रधानता लगातार बढ़ रही थी। परिणाम स्वरूप इस युग में प्रमुख रूप से 3 प्रकार के उपन्यासों की रचना हुई। पहला उपन्यास इस समय लिखा गया वो था मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। एक व्यक्ति है सिगमंड फ्रायड, ठीक है। सिगमंड फ्रायड नाम के व्यक्ति ने एक सिद्धांत दिया है हिंदी में, मतलब मनोविज्ञान में, इड ईगो एंड सुपर ईगो का, जिसको आप मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत कहते हैं। तो सिगमंड फ्रायड एक प्रकार से उसमें इदम अहम और पराहम की बात करते हैं, यानी इड ईगो एंड सुपर ईगो की बात करते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही हैं। तो वो मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव आपको हिंदी में कहाँ दिखेगा, अज्ञे में दिखेगा, जैनेन्द्र कुमार पर दिखेगा। जैनेन्द्र कुमार अज्ञे, सच्चिदानंद हिरण्यवासन अज्ञे, इन पर आपको मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव मिलेगा। यानी कि जो प्रयोगवाद है हिंदी की विचारधारा 1936 से 47 या 43 तक, या 43 से 54 तक, वो सब आपको यही दिखेगी, मनोविश्लेषणवाद दिखेगी, ठीक है। 36 से लेकर के और एक प्रकार से 43 तक क्या मान सकते हैं, ये आपकी प्रगतिवादी विचारधारा रही, मार्क्सवाद। ठीक है, चले। तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास में क्या था, ये मनोवैज्ञानिक धरातल पर लिखे गए हैं, ठीक है। हिंदी में मनोविश्लेषण उपन्यास में पश्चिमी मनोविज्ञान एवं व्यक्तिवादी दर्शन की देन है। इसमें व्यक्ति के भय, व्यक्ति जो डरता है वो, काम यानी कि जो इच्छाएं होती हैं उसकी वो, अहंग यानी उसका जो अस्तित्व होता है वो, आत्मपीड़ा
आदि को जो मनोविकार हैं उन्हीं को एक प्रकार से मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों के मुख्य विषय के रूप में देखा जाता है या माना जाता है। जैनेंद्र कुमार की रचना है परख, सुनीता, सुखदा, त्यागपत्र। ठीक है, त्यागपत्र उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, मतलब किसी किसी विश्वविद्यालय में देखेंगे हम, अगर संकलित होगा तो इसको बताएंगे। तो ये सब उपन्यास जो है जैनेंद्र कुमार के हैं। इसके अलावा इलाचंद्र जोशी की रचना है सन्यासी, जहाज का पंछी, जिप्सी। ये रचनाएं, ये उपन्यास हैं जो कि मनोविश्लेषणवाद से संबंधित हैं। इसके अलावा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की रचना है शेखर एक जीवनी, नदी के दीप। तो ये सब एक प्रकार से रचना इसी की है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, बढ़िया रचनाएं हैं और इनके बारे में ये सब रचनाएं किस पर है, मनोविश्लेषणवाद से संबंधित हैं। तो 3 विद्वानों के नाम ध्यान रखिएगा जो मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित हैं, इलाचंद जोशी, अज्ञे और जैनेंद्र कुमार। इसके अलावा देवदत्त, डॉक्टर देवराज, ठीक है, पथ की खोज, अजय की डायरी, दोहरी आग की लपट, धर्मवीर भारती, गुनाह कई रचना है गुनाहों का देवता। तो ये सब रचनाएं भी एक प्रकार से मनोविश्लेषणवाद से संबंधित हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और मनोविश्लेषणवाद से रिलेटेड उपन्यासकार भी ये हैं। इसी दौरान व्यक्तिवादी उपन्यास भी खूब दबाकर लिखे जा रहे थे, जिसमें खास करके व्यक्तिवादी उपन्यासों में खास करके चेतना की सामूहिकता की विरोधी होती है ये, और सेक्स वर्जनाएँ, प्रबल जिजीविषा, भविष्य की आशंका, ये सब व्यक्तिवादी उपन्यासों के प्रमुख विषय रहे हैं। ठीक है, भगवती चरण वर्मा का नाम इसमें अग्रणी है, जिनकी रचना है चित्रलेखा, 3 वर्ष और रेखा। इसके अलावा उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है सितारों का खेल और गर्म राख। विष्णु प्रभाकर जो व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं, इन्होंने लिखा तट के बंधन। ये सब प्रमुख व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं और इनकी रचनाएं जो मैंने आपको बताई। तो ये रचनाओं के नाम और उनके ध्यान, मतलब उनकी रचना और उनका नाम ध्यान रखेंगे और ध्यान रखेंगे किस उपन्यास को लिखा, व्यक्तिवादी उपन्यासकार है, मनोविश्लेषणवादी हैं, कैसे हैं। इसके अलावा प्रेमचंद युग में समाजवादी उपन्यास भी लिखे गए, जैसे कि मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित जो उपन्यास हैं, या साम्यवादी दलों की जो विचारधारा से प्रेरित उपन्यास हैं, समाजवादी धारा के उपन्यास कहे जा सकते हैं उनको। राहुल संकृत्यायन ने जो उपन्यास लिखा, जैसे खास करके जय योधे। इसके अलावा यशपाल के उपन्यास खास करके दादा कॉमरेड। भैरव प्रसाद गुप्त का उपन्यास है गंगा मैया धरती अंतिम अध्याय। तो ये सब उपन्यास जो हैं, ये उपन्यास समाजवादी उपन्यास हैं जो कि मार्क्सवाद से प्रभावित हैं। ठीक है, अमृत राय की रचना है बीज, ये भी मार्क्सवाद से संबंधित है। राजेंद्र यादव की रचना है उजड़े हुए लोग। ये सब समाजवादी विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं और उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये तो रहा भैया 1947 तक, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक उपन्यास लिखे गए। इसके बाद में जब देश आज़ाद हुआ अपना, तो उसमें भी यानी उसके बाद भी उपन्यास लिखे गए। स्वतंत्रता युग के बाद यानी 1947 से लेकर के अब तक स्वाधीन भारत में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में नवीन चेतना का प्रादुर्भाव हुआ। जब देश आज़ाद हुआ तो समाज बदला, और चूंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, समाज बदलेगा तो साहित्य की विशेषताएं भी बदलेंगी, साहित्य का नज़रिया भी बदलेगा, साहित्य भी बदलेगा। ठीक है, तो नए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मूल्यों से पूरित थी, मनोविश्लेषणवादी, व्यक्तिवादी और समाजवादी विचारधाराओं से युक्त थी। ठीक है, तीनों विचारधाराएं पहले से ही एक प्रकार से साथ थीं। इसमें कमलेश्वर, यशपाल, निर्मल वर्मा, ठीक है, शैलेश मटियानी, अज्ञे, इलाचंद जोशी, जैनेंद्र कुमार, अमृत राय, नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु, इन सभी विद्वान, ये सब आदि युग, इस युग के प्रसिद्ध लेखक हैं। यानी मतलब स्वतंत्रता युग के बाद भी ये लोग लिखते रहे। इस युग में महिला उपन्यासकारों की बाढ़ सी आ गई थी, यानी इसमें महिला भी लिखना प्रारंभ कर दी थी। जैसे ममता कालिया का नाम बड़ा फेमस है, शिवानी कर लें यहाँ पर। ठीक है, शिवानी, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, दीप्ति खंडेलवाल, मृदुला गर्ग, उषा प्रेमवदा, रजनी पाणिकक्कर, ठीक है, अनुपमा सोबती, नासिरा शर्मा, गीतांजलि श्री, प्रभा खेतान, क्षमा शर्मा, मधु ककारिया, ये सब आज की प्रमुख महिला उपन्यासकार हैं जो कि उपन्यास लिख रही हैं और उपन्यास में बढ़ चढ़ कर के भाग लिए। तो स्वतंत्रता के बाद महिलाएं भी उपन्यास लिखना प्रारंभ करती हैं और एक स्त्रीवादी विचारधारा भी सामने आती है। आज के उपन्यासों में बदलते मानवीय मूल्यों की जीवन अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। नारी सशक्तिकरण, स्वच्छंद यौनाचार, गर्भपात की वैधता का उपहार, वेश्या जीवन के नए आयाम, भोगे हुए यथार्थ के नाम पर असामाजिक आचरण, तमाम प्रकार के मुद्दों पर एक प्रकार से आजकल उपन्यास लिखे गए। आज सभी कुछ आज के उपन्यासों में जीवंतता के साथ साथ दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उपन्यास के शिल्प पक्ष में भी लेखकों के द्वारा किए गए क्रांतिकारी परिवर्तन देखे जा सकते हैं।
भाषा इसमें आप देखेंगे स्वाभाविक परिपक्वता और प्रौढ़ता को लिए हुए है। कुछ उपन्यासकार ऐसे भी लिखते हैं जो अनेक लेखकों के सहलेखन से भी लिखे गए हैं। हिंदी में सहयोगी उपन्यास की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 1927 ईस्वी में प्रकाशित भगवती प्रसाद वाजपेयी और वृंदावन लाल वर्मा और जो है शंभू दयाल सक्सेना के उपन्यास त्रिमूर्ति से नाम से जाना जाता है। इन सभी लोगों ने मिलकर के लिखा था, तीनों लोगों ने। राजेंद्र यादव और उनकी पत्नी मन्नू भंडारी, चूँकि राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी पति पत्नी थे, उनके सहलेखन में 1963 में 1 इंच मुस्कान रचना का प्रकाशन हो उपन्यास का। तो ये एक प्रकार से सह उपन्यास हैं जो कि 2 रचनाकारों ने मिल करके लिखा। ठीक है। प्रभाकर माचवे और धर्मवीर भारती के सहलेखन में 11 सपनों का देश नाम का उपन्यास लिखा गया। स्मृता और अमरेंद्र के सहलेखन में नया सवेरा नाम का उपन्यास लिखा गया। इसके अलावा इधर आ कविता और आ कहानी शैली पर भी उपन्यास लेखन भी चल पड़ा है। राजेंद्र यादव द्वारा लिखित 1967 में मंत्र विद्ध उपन्यास जो है एक प्रकार से आ कविता और आ कहानी शैली पर लिखा गया है। ठीक है। तो आज भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिंदी उपन्यास लिखे जा रहे हैं। विशेष करके मॉरिशस में अभिमन्यु अनंत प्रथम विदेशी हिंदी लेखक हैं जो अपने देश के संबंध में हिंदी भाषा में उपन्यास लिख रहे हैं। इन्हें मॉरिशस का प्रेमचंद भी कहा जाता है। किसको? अभिमन्यु अनंत नाम के एक व्यक्ति हैं। इन्होंने एक प्रकार से विदेशों में हिंदी उपन्यास लिखना शुरू किया है। आज पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी उपन्यास लेखन में अग्रणी है। साथ ही साथ अधिक साहस के साथ लेखन कार्य कर रही हैं। यदि प्रेमचंद युग के स्वरूप में उपन्यास का अतीत गौरवशाली है तो प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यास भी अत्यंत समृद्ध और सशक्त हैं। अतः उपन्यास का भविष्य जो है हिंदी में एक प्रकार से उज्ज्वल है और हिंदी में एक प्रकार से उपन्यास आगे लगातार बढ़ता जा रहा है। विशेषताएं इसकी बढ़ती जा रही हैं। ये एक प्रकार से उपन्यास को लेकर कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। अब उपन्यास और कहानी को लेकर के जो मैंने प्रश्न आपको बताए थे कि भाई मैं प्रश्न आपको करवाऊंगा, तो ये प्रश्न आपके आ चुके हैं। हम इन प्रश्नों को करने का प्रयास करें आप सभी लोग। ठीक है। ये प्रश्न आप कैसे करेंगे ये आप बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। सभी लोग बताएंगे भाई। चले, इसके बारे में बताएं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। सभी लोग बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भाई। पहला क्वेश्चन क्या आ चुका है? पहला क्वेश्चन आ चुका है कि सन 1909 में प्रकाशित कहानी नकली किला, नकली किला कहानी जो प्रकाशित हुई है, ठीक है, वो कब प्रकाशित हुई? 1909 में प्रकाशित हुई। सबसे पहली बात ये जाने कौन सी रचना? नकली किला नाम की जो कहानी है ये प्रकाशित हुई कब? 1909 में। ये किसकी कहानी है बताएं? जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की, रामचंद्र शुक्ल की या वृंदावन लाल वर्मा की? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो ये रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। कौन सी? नकली किला ये कहानी है 1909 में प्रकाशित हुई, मैथिली शरण गुप्त की। दूसरा प्रश्न है किस मासिक पत्रिका में हिंदी में मौलिक कहानियों की परंपरा विकसित हुई? बताएं। सरस्वती, इंदु, मतवाला या माधुरी? बताएं किस मासिक पत्रिका में हिंदी में मौलिक कहानियों की परंपरा विकसित हुई? तो एक प्रकार से कौन सी है वो? सरस्वती पत्रिका। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, तीसरा नंबर प्रश्न। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? पहले तो इंदुमती थी किशोरीलाल गोस्वामी की, लेकिन नए नवीन शोधों के अनुसार पता चला है कि एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की एक प्रकार से कहानी है, वो हिंदी की पहली कहानी। मैंने आपको बताया था कहानी वाले लेक्चर में, यानी इससे पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, चलें। तीसरा प्रश्न उसने कहा था, कहानी किसने लिखा है? तो प्रेमचंद ने नहीं लिखा है, जयशंकर प्रसाद की भी नहीं है, विशंभरनाथ शर्मा की भी नहीं है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है जो है उसने कहा था। राइट आंसर होगा। ये प्रश्न मैंने बताया था कल। अगला मतलब अगली क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में, पिछली क्लास में। अगला क्वेश्चन से विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की कौन सी कहानी अधिक लोकप्रिय हुई? बताएं। ताई, माँ, भाई या रक्षाबंधन? बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा चौथे का? बिल्कुल रक्षाबंधन नाम की जो कहानी लिखी है विशंभरनाथ शर्मा कौशिक ने, ये बड़ी फेमस हुई है। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर प्रश्न है कानों में कंगना कहानी किसने लिखी है? बताएं। कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? देखिए राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह ने लिखा है कानों में कंगना नाम की कहानी। ठीक है, ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे देखें, छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। छठवां क्वेश्चन से भैया प्रश्न हिंदी की अमर कहानी उसने कहा था,
का प्रकाशन कब हुआ? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, इसका प्रकाशन कब हुआ था भैया? इसका प्रकाशन 1915 में हुआ। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखें, 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 7वां क्वेश्चन से प्रेमचंद की पहले प्रकाशित होने वाली कहानी कौन सी थी? बताएं, प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी प्रकाशित होने वाली थी भैया? बताएं। तो इनकी जो पहली कहानी है उसका प्रकाशन कब हुआ? तो उनकी पहली कहानी जो है उसका प्रकाशन हुआ है वो 1916 में। कहानी कौन सी है? कहानी कौन सी भाई? पंच परमेश्वर कहानी, बिल्कुल आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। और इनकी लास्ट कहानी कौन सी? कफन कहानी 1936 में। ठीक है, पूस की रात कहानी और बड़े भाई ये इन्हीं की कहानी है। 8वां प्रश्न, प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी हैं? 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा 8वें का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसा कहानीकार कौन सा है जिस पर मार्क्स की विचारधारा का प्रभाव नहीं है? देखें, यशपाल मार्क्सवादी हैं, बिल्कुल हैं। नागार्जुन भी हैं, रांगे राघव भी है। प्रेमचंद मार्क्सवादी नहीं है, आदर्शवादी हैं और यथार्थवादी। आदर्शवाद और यथार्थवाद, गांधीवाद का प्रभाव प्रेमचंद पर रहा है, मार्क्सवादी नहीं गांधी। ठीक है, 9वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर प्रश्न, प्रेमचंद पर किस बात का प्रभाव था? तो प्रेमचंद पर गांधीवाद का प्रभाव था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 11वां क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा नहीं है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइएगा भाई, चले बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा नहीं है? प्रेमचंद का, देखिए गोदान प्रेमचंद का है, कर्मभूमि इन्हीं का है, और गबन, गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि ये सब प्रेमचंद का ही है। चंद्रकांता संतति नाम का जो उपन्यास है ये एक प्रकार से इनका नहीं है, ये जो तिलस्मी उपन्यासकार है हिंदी साहित्य के उन्हीं का है। ठीक है, किसका? तिलस्मी उपन्यासकार कौन है भाई? तिलस्मी उपन्यासकार कौन है? देवकीनंदन खत्री, बिल्कुल देवकीनंदन खत्री का है चंद्रकांता। 12 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सा है? देखिए, जयशंकर प्रसाद कंकाल उपन्यास जयशंकर प्रसाद का है, प्रेमाश्रम प्रेमचंद का है, इसके अलावा तपोभूमि उपन्यास जो है ये जैनेन्द्र कुमार का है। ठीक है, इसके अलावा मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा का है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 13वां नंबर प्रश्न, टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास की रचना किसने की है? टेढ़े मेढ़े रास्ते नाम का उपन्यास लिखा किसने भाई? इस उपन्यास को लिखा किसने? फटाफट से आप बताएंगे। इसको लिखा है भगवती चरण वर्मा ने। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। चलें आगे देखेंगे सभी लोग, तो आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, बाकी आपको मैंने चैप्टर्स पढ़ाया वो भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से यथार्थवादी उपन्यासकार कौन नहीं है? यथार्थवादी कौन नहीं भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखें, यथार्थवादी वृंदावन लाल वर्मा जो हैं यथार्थवादी नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से यशपाल का उपन्यास कौन सा है? देखिए, यशपाल का उपन्यास इनमें से कौन सा है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो यशपाल का उपन्यास कौन सा है? यशपाल का उपन्यास कौन सा है? 15वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। यशपाल का उपन्यास है देशद्रोही। अगला प्रश्न 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कौन नहीं भाई? देखिए, जैनेन्द्र, अज्ञे और इराचंद जोशी तीनों हैं। चतुर्सेन शास्त्री नहीं हैं, तो 16वें का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अज्ञे का नहीं है? शेखर एक जीवनी अज्ञे का है। ठीक है, इसके अलावा अज्ञे का उपन्यास कौन सा नहीं है पूछा गया है ना? बिल्कुल, देखें अपने अपने अजनबी भी इन्हीं का है, नदी के द्वीप भी इन्हीं का। चीवर जो उपन्यास है इसको लिखा है रांगे राघव ने। किसने लिखा है? रांगे राघव का उपन्यास है ये चीवर। बाकी नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी। ठीक है, शेखर एक जीवनी और अपने अपने अजनबी, ये उपन्यास उनका है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 18वां क्वेश्चन है, प्रसाद जी के उपन्यास कैसे हैं? यथार्थवादी, प्रगतिवादी, पूंजीवादी या प्रयोगवादी? तो जयशंकर प्रसाद की बात हो रही। जयशंकर प्रसाद के जो उपन्यास हैं वो कैसे हैं भैया? जयशंकर प्रसाद के उपन्यास जो हैं वो यथार्थवादी उपन्यास हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। पिपासा उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो पिपासा उपन्यासकार के मतलब पिपासा उपन्यास किसने लिखा है? पिपासा उपन्यास लिखा है रांगे राघव ने। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का।
बूंद और समुद्र उपन्यास के रचयिता कौन है? तो बूंद और समुद्र उपन्यास के रचयिता कौन है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो बूंद और समुद्र जो उपन्यास है इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं अमृतलाल नागर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने कई प्रश्नों को जान लिया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो हो जाएगा कौन सा भैया? तो ये हिंदी उपन्यास आप लोगों ने समझ लिया, हिंदी कहानी समझ लिया। अब अगला जो क्लास आपका होगा वो हम एक प्रकार से चाहे एकांकी के बारे में चर्चा करेंगे, चाहे नाटक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इन सभी के बारे में जानने का हिंदी उपन्यास के बाद में हम लोग हिंदी नाटक के बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, कि उनका विकास कैसे हुआ। तो इन चीज़ों को आप सभी लोग नोट डाउन करते चलेंगे। बाकी पहले जो PDF होगी वो आपको मिल ही जाएगी ग्रुप में। तो अपने साथी को अगर जिनको कोर्स लेना है उनको आप एडवाइस कर सकते हैं, उनको आप सलाह दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।